आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले बंधक नामक टॉपिक का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंधक की परिभाषा दीजिए तथा बंधक के आवश्यक तत्व बताइए। बंधक कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। बंधक, जिसे धारा 58 से लेकर धारा 99 तक में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 से धारा 99 में बंधक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिन्हें इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। बंधक, बंधककर्ता आदि का तात्पर्य या परिभाषा, जिसे धारा 58 में बताया गया है। धारा 58A में कहा गया है कि बंधक किसी अचल संपत्ति के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार अर्थात ऋण के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, या वर्तमान या भावी ऋण की वापसी को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, या धन संबंधी दायित्व उत्पन्न करने वाले किसी वचनबद्ध को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसका दृष्टांत देख लेते हैं। ए बी से 5 लाख रुपए उधार लेता है और यह कहता है कि वह उसे इस धनराशि को 3 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से अदा कर देगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो बी को अधिकार होगा कि वह ए के 160 नंबर के मकान को बेचकर अपने बंधक धन की संतुष्टि कर सकता है, और इतनी चीजें लिख देता है कि तथा आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरी कर देता है, तो इस संव्यवहार को बंधक कहा जाता है। नंबर 1 पे जो पॉइंट आता है वह है बंधककर्ता। जो व्यक्ति बंधक में अपनी अचल संपत्ति को नामित करता है उसे बंधककर्ता कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में ए बंधककर्ता है। दूसरे नंबर पे आता है बंधकदार या बंधकी भी कहते हैं। जिस व्यक्ति से कर्ज लेकर उसे संपत्ति नामित की जाती है उसे बंधकदार या बंधकी कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में बी बंधकदार या बंधकी है। नंबर 3 पे आता है बंधक की विषय वस्तु। कोई भी अचल संपत्ति जो अंतरणीय है बंधक की विषय वस्तु हो सकती है या होती है। नंबर 4 पे आता है बंधकित संपत्ति। जो संपत्ति बंधक में रख दी जाती है उसे बंधकित संपत्ति कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में ए का 160 नंबर का मकान बंधकित संपत्ति है। नंबर 5 पे आता है बंधक धन। बंधक में जो धनराशि उधार के तौर पर दी जाती है या जितना देने का दायित्व उत्पन्न होता है वह और उस पर दिए जाने वाला ब्याज दोनों को मिलाकर बंधक धन कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में 5 लाख रुपए और उस पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से जितना ब्याज होगा दोनों को जोड़कर बंधक धन कहा जाएगा। नंबर 6 पे आता है बंधक विलेख। जिस दस्तावेज के माध्यम से बंधक सृजित किया जाता है उसे बंधक विलेख कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में ए ने जिस दस्तावेज में ऋण की वापसी एवं उसकी वापसी को सुरक्षित करने के लिए अपने 160 नंबर के मकान को नामित किया है वह दस्तावेज इस बंधक का अर्थात बंधक विलेख कहा जाएगा। अगला पॉइंट आता है इसके अंतर्गत वैध बंधक की आवश्यक शर्तें। किसी भी बंधक को वैध होने के लिए कुछ सामान्य शर्तें आवश्यक होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आता है हित का अंतरण। बंधक की पहली आवश्यक शर्त यह है कि बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को उस अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण किया जाए। नंबर 2 पे आता है स्वरूप निश्चित। दूसरी सामान्य शर्त यह है कि बंधक में रखी जाने वाली अचल संपत्ति का स्वरूप निश्चित होना चाहिए। नंबर 3 पे आता है प्रतिफल। वैध बंधक के लिए यह भी आवश्यक है कि उसमें किसी न किसी प्रकार का प्रतिफल हो। नंबर 4 पे आता है ऋण का भुगतान। जो अचल संपत्ति नामित की जाती है वह ऋण के भुगतान या वचनबंध के पालन को प्रतिभूत करने के लिए की जाती है। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है बंधक के प्रकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58B से लेकर 58G में 6 प्रकार के बंधक बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं।
नंबर 1 पे आता है सादा बंधक, नंबर 2 पे आता है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, नंबर 3 पे आता है भोग बंधक, नंबर 4 पे आता है अंग्रेजी बंधक, नंबर 5 पे आता है हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक, नंबर 6 पे आता है विलक्षण बंधक। बंधक के सभी प्रकार का हम एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है सादा बंधक। सादा बंधक को देख लेते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि सादा बंधक किसे कहते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। सादा बंधक सिंपल मॉर्गेज, जिसे धारा 58 की उपधारा बी में बताया गया है। धारा 58 की उपधारा बी में सादा बंधक दिया हुआ है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 तात्पर्य मीनिंग, जहां पर बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा दिए बिना ही ऋण चुकाने के लिए अपने को व्यक्तिगत रूप से आबद्ध करता है और बंधकदार से यह करार करता है कि यदि वह ऋण का भुगतान निश्चित समय पर नहीं कर पाएगा तो बंधकदार को यह अधिकार होगा कि वह उस संपत्ति को बेचकर अपने ऋण की संतुष्टि कर ले, तो इसे सादा बंधक कहा जाता है और ऐसे बंधकदार को साधारण बंधकदार कहा जाता है। नंबर 2 पे आता है दृष्टांत। दृष्टांत देख लेते हैं। जैसे ए बी से 50,000 रुपये ऋण के रूप में लेता है और बंधक विलेख में यह लिखता है कि यदि वह इस धनराशि को 5 वर्ष में अदा नहीं कर पाएगा तो बी को अधिकार होगा कि वह ए के 160 नंबर के मकान को बेचकर अपने बंधक धन की संतुष्टि कर लेगा, तो यह साधारण बंधक है। ध्यान देने की बात यह है कि यदि संपत्ति के विक्रय से बंधक धन की संतुष्टि नहीं हो पाती तो शेष धन के लिए बंधककर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। इसके विपरीत यदि संपत्ति विक्रय से बंधक धन से अधिक धनराशि मिल जाती है तो जितनी धनराशि अधिक है उतनी बंधककर्ता को दे दी जाएगी। अगला पॉइंट आता है पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन। वर्तमान विधि के अनुसार सादा बंधक का पंजीकरण आवश्यक है। इसे पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 में बताया गया है। अगला पॉइंट है मोचन निषेध। सादा बंधक में मोचन निषेध नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है विभिन्न नाम। विभिन्न प्रांतों में साधारण बंधक को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 उत्तर प्रदेश में रेहन बोलते हैं। नंबर 2 बंगाल में बंधकी खाता बोलते हैं। नंबर 3 महाराष्ट्र में नजर गहन बोलते हैं। नंबर 4 महाराष्ट्र में ईलू अदा मन बोलते हैं। तो अगला आता है नंबर 2 पे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। प्रश्न ये पूछा जाता है कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक किसे कहते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, इसे धारा 58 की उपधारा सी में बताया गया है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है तात्पर्य। उसमें बंधककर्ता बंधकदार को अपनी संपत्ति दृश्यतः बेचता है और शर्त यह लगाता है कि यदि मैं बंधक धन को एक निश्चित तिथि पर अदा कर दूंगा तो विक्रय शून्य हो जाएगा और संपत्ति मुझे मिल जाएगी, किंतु यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो विक्रय पूर्ण हो जाएगा और बंधकदार उस संपत्ति का स्वामी हो जाएगा। इसका दृष्टांत देख लेते हैं। जैसे ए बी से 4 लाख रुपए लेकर अपने 10 लाख रुपए के मकान को उसे बेच देता है और विक्रय विलेख में यह शर्त लगाता है कि यदि वह बी के 4 लाख रुपए को 5 वर्ष में ब्याज सहित वापस कर देगा तो विक्रय शून्य हो जाएगा और यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो विक्रय पूर्ण हो जाएगा, तो इसे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहा जाएगा। इसका अगला पॉइंट है पंजीकरण। वर्तमान विधि के अनुसार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक का भी पंजीकरण आवश्यक है, भले ही नियत लिया जाने वाला ऋण 100 रुपये से कम हो या 100 रुपये हो या इससे ज्यादा हो। अगला पॉइंट है मोचन निषेध। ऐसे बंधक में बंधकदार के पास मोचन निषेध का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है विभिन्न नाम। विभिन्न प्रांतों में सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को
विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में इसे बाइबिल वादा कहा जाता है। मद्रास में दृष्ट बंधक कहा जाता है। अगला है बंगाल में इसे कटकोबाला कहा जाता है। नंबर 4 पे आता है उड़ीसा में इसे कटक बंधक कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता है बापू स्वामी बनाम पाही गोड़ा। इस वाद में ए ने 4,000 रुपये लेकर अपनी एक संपत्ति का बैनामा कर दिया, जबकि बाजार में उस भूमि की कीमत 8,000 रुपये थी। बैनामे में शर्त यह रखी गई थी कि विक्रेता 5 वर्ष बाद 4,000 रुपये ब्याज सहित क्रेता को दे देगा और अपनी संपत्ति वापस ले लेगा। विवाद की स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यह संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। इसके अंतर्गत अगला वाद आता है श्रीमती जानकी देवी बनाम गणेश राम। इस वाद में बंधककर्ता ने अपनी 1,00,000 रुपए की संपत्ति बंधकदार को स्थानांतरित कर दी और दस्तावेज में यह लिखा गया कि यह रुपया कर्ज है और यदि निश्चित समय में इसे बंधककर्ता वापस कर देगा तो बंधकदार उसे उसकी संपत्ति सौंप देगा, और यदि बंधककर्ता ऐसा नहीं कर पाया तो वह संपत्ति बंधकदार अपने पास रख लेगा। विवाद की स्थिति में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक घोषित किया। एक अगला वाद आता है BVP जोशी बनाम NRV अग्रवाल। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि यह सुनिश्चित करना हो कि कोई संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है या नहीं, तो दोनों पक्षकारों का आशय भी देखा जाना चाहिए। एक अगला वाद आया था मुशीर मोहम्मद खां बनाम सजदा बानो। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि दस्तावेज के गहन परीक्षण के उपरांत ही यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि वह संव्यवहार सशर्त बंधक है या नहीं। अगला आता है नंबर 3 पे भोग बंधक। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भोग बंधक किसे कहते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। भोग बंधक, जिसे धारा 58 की उपधारा डी में बताया गया है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 की उपधारा डी में भोग बंधक दिया गया है, जिसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 पे तात्पर्य, यह वह बंधक है जिसमें बंधककर्ता बंधकदार को बंधकित संपत्ति का कब्जा दे देता है और उससे यह करार कर लेता है कि उस संपत्ति के लाभांश से बंधक धन या मूल ऋण या ब्याज की भरपाई की जाएगी, और जैसे ही यह भरपाई हो जाएगी बंधकदार बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधककर्ता को वापस कर देगा। नंबर 2 पे आता दृष्टांत, जैसे ए से बी 1,00,000 रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण के रूप में लेता है और अपने 161 नंबर के मकान का कब्जा बी को दे देता है तथा बी से यह करार करता है कि जब तक उसे मकान के किराए से बंधक धन की संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक मकान का कब्जा बी के पास रहेगा और संतुष्टि होते ही बी मकान का कब्जा ए को दे देगा, तो यह संव्यवहार भोग बंधक है। नंबर 3 पे आता है पंजीकरण। वर्तमान विधि के अनुसार भोग बंधक का पंजीकरण आवश्यक है, भले ही कर्ज के रूप में ली गई धनराशि कुछ भी हो। इसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 में बताया गया है। नंबर 4 पे जो आता है वह है मोचन निषेध। भोग बंधक में मोचन निषेध यानी जब्ती का अधिकार बंधकदार के पास नहीं होता है। नंबर 5 पे आता है विभिन्न नाम। अलग अलग प्रांतों में भोग बंधक को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नंबर 1 पे बंगाल में इसे खाई खलासी, भोग बंधकी या खात भी बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है मद्रास में इसे डिक्कू, भोयाम या स्वाधीन अदामनम भी कहते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 6, इसमें बताया गया वाद। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। बुट्टो क्रिस्टो बनाम गोविंद राम। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि संपत्ति पहले से ही किराए पर उठी हुई है तो बंधककर्ता द्वारा भोग बंधकदार को
ले जाकर किराएदार से परिचय करवाना और यह कहना कि आज की तिथि से किराए को इन्हीं को दिया कीजिए ही कब्जे का परिधान मान लिया जाता है। अगला बात आता है हरनाथ बनाम अंबिका देवी। इस मामले में भी पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि भोग बंधक के लिए कब्जा देना आवश्यक है, चाहे वास्तविक रूप में चाहे प्रलक्षित रूप में। अगला बात आता है CS एवं अन्य बनाम SPS एवं अन्य। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भोग बंधक में यदि वास्तविक कब्जे का परिधान संभव नहीं है तो प्रलक्षित कब्जे का परिधान ही कर दिया जाना चाहिए, तभी वह वैध भोग बंधक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला आता है नंबर 4 पर अंग्रेजी बंधक। इसे देख लेते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अंग्रेजी बंधक किसे कहते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। अंग्रेजी बंधक इसे धारा 58 की उपधारा ई में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 की उपधारा ई में आंग्ल बंधक दिया हुआ है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 पे तात्पर्य। इस बंधक में बंधककर्ता बंधक धन की वापसी एक निश्चित तिथि को करने के लिए कहता है और साथ ही साथ बंधक संपत्ति को ही बंधकदार को दे देता है, किंतु यह शर्त लगाता है कि जब वह बंधक धन की अदायगी कर देगा तो बंधकदार उसे संपत्ति को वापस कर देगा। अगला पॉइंट आता है दृष्टांत। जैसे AB से 5 लाख रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लेता है और ये कहता है कि मैं इस कर्ज को 3 वर्षों में अदा कर दूंगा। इसके अलावा A अपने 121 नंबर के मकान को B को दे देता है और यह कहता है कि जब मैं आपको संपूर्ण बंधक धन चुका दूंगा तो आप मुझे इस मकान का कब्जा वापस कर देंगे। B इस पर सहमत है, तो यह संव्यवहार अंग्रेजी बंधक है। अगला आता है पंजीकरण। नंबर 3 पे वर्तमान विधि के अनुसार इसका पंजीकरण आवश्यक है, भले ही कर्ज की धनराशि कुछ भी हो। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत बताया गया है। अगला पॉइंट नंबर 4 पर मोचन निषेध। अंग्रेजी बंधक में मोचन निषेध का प्रावधान नहीं है। नंबर 5 पे आता है वह वाद। राम किंकर बनाम सत्यचरण। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्णित किया कि अंग्रेजी बंधक में बंधकित संपत्ति का एक हित अर्थात उपभोग का हित ही अंतरित होता है। अगला बात आता है निरी चिलम्बा कॉटन कंपनी लिमिटेड। अंग्रेजी बंधक में बंधकदार उस संपत्ति का कब्जा तब तक रोक सकता है जब तक बंधककर्ता द्वारा उसके संपूर्ण बंधक धन की अदायगी नहीं कर दी जाती, उसके पश्चात नहीं। तो अगला आता है नंबर 5 पर हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक। प्रश्न ये पूछा जाता है कि हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक किसे कहते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक इसे धारा 58 की उपधारा F में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 की उपधारा F में हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक दिया हुआ है, जिसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता तात्पर्य। यह वह बंधक है जिसमें बंधककर्ता अपनी अचल संपत्ति के हक विलेख को बंधकदार के पास रखकर कर्ज लेता है और उससे करार करता है कि जब वह संपूर्ण बंधक धन अदा कर देगा तो बंधकदार उसके हक विलेख को उसे वापस कर देगा। ध्यान देने की बात यह है कि यह बंधक कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे आदि शहर में प्रचलित है। इतना ही नहीं, यदि राज्य सरकार चाहे तो अधिसूचना जारी करके अपने राज्य में या राज्य के किसी भाग में इसे लागू कर सकती है। अगला आता है नंबर 2 पर दृष्टांत। जैसे A अपने 111 नंबर के मकान का हक विलेख B नामक अर्थात बैंक के पास रख देता है और उसके बदले B से 3 लाख रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लेता है। तो दोनों में यह करार होता है कि जब A B का संपूर्ण बंधक धन वापस कर देगा तो B उसके हक विलेख को उसे वापस कर देगा। तो यह संव्यवहार एक विलेख के द्वारा जमा द्वारा बंधक है।
अगला आता है नंबर 3 पे पंजीकरण। चूंकि सामान्यतः इसमें कोई बंधक विलेख नहीं बनाया जाता तो पंजीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। अगला आता नंबर 4 पर मोचन निषेध। इस बंधक में मोचन निषेध अर्थात जब्ती नहीं होती है। अगला पॉइंट आता है वाद। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। बर्डेन सेठ बनाम लखपति। इस वाद में प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि ऐसे बंधक में न तो बंधक विलेख की आवश्यकता है न ही इसके पंजीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी प्रकृति गिरवी से मिलती जुलती है। अंतर केवल इतना होता है कि गिरवी में चल संपत्ति का कब्जा देकर ऋण लिया जाता है और इस बंधक में अचल संपत्ति का हक विलेख जमा करके ऋण लिया जाता है। अगला बात आता है लॉयड बैंक बनाम पीईपी गजर्स कंपनी लिमिटेड। इस मामले में इस कंपनी ने एक बैंक के पास अपनी कंपनी के हक विलेखों को रखकर कर्ज लिया था और कभी अर्थात अधिक दिन तक बैंक को उसकी एक भी किस्त नहीं अदा की। एक दिन कंपनी के विधि अधिकारी ने बैंक के मैनेजर की घोर उपेक्षा का लाभ उठाकर कंपनी के हक विलेख को लेकर भाग गया तथा दूसरी बैंक में उसे जमा कर के फिर से कंपनी के लिए ऋण ले लिया। विवाद की स्थिति में न्यायालय ने बैंक द्वितीय को ही हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक का बंधकदार माना और उसी के प्राथमिकता के दावे को स्वीकार कर लिया। इसका कारण यह है कि हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक में बंधकदार उसी को माना जाता है जिसके पास हक विलेख जमा होता है। अगला बात आता है माधवदास बनाम रामकृष्ण। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक से यह आशा नहीं है कि वह अचल संपत्ति भी उसी शहर में स्थित हो जिसमें हक विलेख के जमा द्वारा बंधक की अनुमति दी गई हो। यदि संपत्ति किसी अन्य जगह स्थित है तो भी ऐसा बंधक वैध होगा। अगला आता है विलक्षण बंधक नंबर 6 पर। प्रश्न ये पूछा जाता है कि विलक्षण बंधक किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। विलक्षण बंधक इसे धारा 58 की उपधारा जी में परिभाषित किया गया है अर्थात बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 की उपधारा जी में विलक्षण बंधक दिया हुआ है जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 पे आता है तात्पर्य अर्थात मीनिंग। विलक्षण उसे कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसी भी बंधक की विशेषता अकेले अकेले नहीं रखता है। जैसे नंबर 1 पे आता सादा बंधक, नंबर 2 पे आता सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, नंबर 3 पे आता है भोग बंधक, नंबर 4 पे आता है आंग्ल बंधक, नंबर 5 पे आता है हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि इन्हीं बंधकों के मिश्रण अर्थात संयोग या संयोजन से विलक्षण बंधक का जन्म होता है। नंबर 2 पे आता है दृष्टांत। ए बी से कर्ज लेता है और इसके बदले बी को अपने मकान का हक विलेख और मकान के उपयोग का अधिकार अर्थात कब्जा दोनों ही दे देता है तो यह बंधक विलक्षण बंधक माना जाएगा क्योंकि इसमें भोग बंधक तथा हक विलेखों की जमा द्वारा बंधक की विशेषता मौजूद है। नंबर 3 पे आता है पंजीकरण। ऐसे बंधक में पंजीकरण की वही व्यवस्था होती है जो उन बंधकों में से जिसके सहयोग से यह बनता है। नंबर 4 पे आता है मोचन निषेध। मोचन निषेध के मामलों में भी यहाँ वही व्यवस्था है जो उन बंधकों में होती है जिनके सहयोग से यह बनता है। अगला पॉइंट आता है वाद अर्थात केसेस। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। लाल नरसिंह प्रताप बहादुर सिंह बनाम मोहम्मद याकूत खान। इस मामले में जो बंधक किया गया था उसमें कुछ विशेषताएं साधारण बंधक की थीं और कुछ भोग बंधक की थीं। विवाद की स्थिति में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि यह बंधक न तो साधारण बंधक है और न ही भोग बंधक है बल्कि विलक्षण बंधक है। अगला वाद आता है जानकी नाथ बनाम असद रजा। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विलक्षण बंधक के विलेख में जो शर्तें लिखी होती हैं उन्हीं शर्तों को मानने के लिए बंधककर्ता और बंधकदार दोनों बाध्य हैं। अगला वाद आता है आर गोविंद बनाम एन रामचंद्रम। इस मामले में बंधककर्ता ने अपने 2 मकानों को बंधक रख
कर बंधकदार से 300 रुपये अग्रिम ले लिया और दोनों मकानों का कब्जा भी बंधकदार को दे दिया तथा यह शर्त रखा कि यदि 3 वर्ष में बंधक धन वापस नहीं कर पाऊंगा तो इसी को विक्रय समझा जाएगा। न्यायालय ने इसे विलक्षण बंधक माना क्योंकि इसमें भोग बंधक और सशर्त बंधक द्वारा बंधक दोनों के ही गुण मौजूद हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।